नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश फ्लैशबैक। और फ्लैशबैक में आज हमारे साथ हैं 94 साल के एक ऐसे राजनेता जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, 4 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे और 12 साल जिला प्रमुख रहे। और हर हार के बाद भी उन्होंने आगे बढ़ने की बात को अपना मकसद बनाया। जी हाँ, बात हो रही है पंडित रामकिशन से। पंडित जी, उम्र क्या हो गई आपकी? मेरी उम्र इस वक्त 93 साल हो गए, 94 में शुरू होने वाली है। 94 साल? जी। देखिए, हम लोगों ने जब राजनीति शुरू की थी उस समय देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो उस उम्र के हिसाब से ना तो हमें कोई ज्ञान था, ना इतनी समझ थी, केवल भावना थी कि हिंदुस्तान आज़ाद होना चाहिए। आज़ादी के बाद देश की क्या तस्वीर होगी, हमारे क्या कर्तव्य होंगे, सरकार क्या करेगी, इसकी भी हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उस समय तो एक भावना थी सारे देश में, और उस भावना के आधार पर हम नौजवान भी उस समय उस आंदोलन में शामिल हो गए थे। वैसे उस समय रियासतें अलग अलग थी, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, जहाँ वहाँ तो कांग्रेस कहलाती थी, और रियासत, देसी रियासतों में कहीं प्रजामंडल, कहीं प्रजा परिषद। तो हम लोग भरतपुर में प्रजा परिषद में काम शुरू किया हम लोगों ने। और प्रजा परिषद में काम करते वक्त ही उस समय हम लोगों को ये जानकारी मिली, जानकारी प्राप्त की हमने कि कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है और वो कुछ समाज के लिए कुछ अधिक देना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं, राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, ज़मीन का बंटवारा करना चाहते हैं। ये सारे मुद्दे हमारी समझ में आए। तो जब हम लोग कांग्रेस में रहे थे, 48 तक रहे कांग्रेस में, और जब हिंदुस्तान की सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया तो हम लोग भी कांग्रेस से अलग हो गए और भरतपुर में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद हमारे जितने भी आंदोलन किए, जितने भी कार्यक्रम दिए, वो सारे कार्यक्रम ऐसे थे जो जनता के उस समय के लिए बहुत अनुरूप थे। जैसे सबसे पहले हम लोगों की मांग हुआ करती थी उस समय कि ज़मीन का बंटवारा होना चाहिए, किसान को ज़मीन मिलनी चाहिए। इस मामलों लेकर हमने आंदोलन किया भरतपुर में। फिर सन 58 में हमने राजस्थान की सारी समस्याओं को लेकर एक व्यापक आंदोलन चलाया था। उस समय राजस्थान सोशलिस्ट पार्टी का मैं अध्यक्ष था, राजस्थान सोशलिस्ट पार्टी का। उस आंदोलन में सारे राजस्थान में अलग अलग जिले, कहीं 200, कहीं 250, कहीं 50, कहीं 100 लोग जेलों में गए थे। उसके बाद सन 60 में फिर एक मौका आया जब देशव्यापी समाजवादियों ने आंदोलन किया, और उस आंदोलनों का सारा नतीजा ये हुआ कि सन 62 में मैं खुद चुनाव लड़ा भरतपुर से। मेरे मुकाबले भरतपुर में बाबू राज बहादुर थे, मास्टर आतिन जी थे, ये सब लोग थे। तो ये उम्र में भी बड़े थे, इनका संगठन भी था, और हम लोग उम्र में भी कम थे और हमारा कोई संगठन भी नहीं था। लेकिन सन 62 में आते आते हम कांग्रेस के बराबर में आ गए, यानी विधानसभा में हमारे 3 आदमी आए, उनके 3 आदमी आए अलग होने के बाद। जिला परिषद वगैरह में हम लोग आ गए, पंचायत समितियों में आ गए, और उस सब का आधार था केवल आंदोलन। जहाँ तक अच्छा, उस वक्त जाति की राजनीति होती थी? जाति की राजनीति होती थी, हम कभी जीत ही नहीं सकते थे। उस समय जाति की राजनीति नहीं थी। सबसे पहले मैंने चुनाव लड़ा 57 में। मेरे मुकाबले थे उस समय विश्वप्रिय शास्त्री, जो उस के जिला प्रमुख थे और वहाँ की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, विश्वप्रिय शास्त्री। ऐसा लग रहा था मैं जीतूंगा, लेकिन चुनाव से 8 दिन पहले हमारा चुनाव चिन्ह बदल दिया गया। और चुनाव चिन्ह बदलने के बाद अब हमारे पास कोई अफसर रहा नहीं, 4 से करीब गांव थे। उस समय हम ये भी नहीं जानते, तो हम कलेक्टर पास पहुँचे। कलेक्टर ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो इलेक्शन कमीशन करेगा। खैर उसमें तीसरे नंबर पर रह के मैं चुनाव हार गया। फिर सन 62 आए, तो जब तक तो हम लड़े थे पैदल चुनाव, साइकिल पर 62 के चुनाव में एक पुरानी गाड़ी ली और पुरानी गाड़ी चुनाव लड़े, मैं लोग चुनाव जीत गया। उससे भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण चुनाव था सन 74 का। सन 74 में भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह जी भरतपुर से जनसंघ से चुनाव लड़े थे। पता नहीं किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और मैं सन 72 के चुनाव में हार गया था। हार हम इसलिए गए थे कि हमारे जो साथी थे पार्टी के, वो सब दल बदल के चले गए। एक तरह से बिखर गई पार्टी। इधर पार्टी का बिखरना, इधर इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ को नारा, उसमें मैं भी हार गए, भैरव सिंह जी भी हारे। उस साल उस समय का चुनाव था। वो चुनाव हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चुनाव था, बाई इलेक्शन विधानसभा का। उसका कारण ये था कि उत्तर प्रदेश में मिड टर्म होने वाले थे उसमें चुनाव, तो अब ये
कोशिश की जा रही थी कि इस चुनाव का नतीजा उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो हरदेव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, मुझसे कोई 2-4 गांव रह गए, लेकिन हरदेव जी ने एक भी गांव नहीं छोड़ा जहां वो प्रचार नहीं किया था। और प्रचार ही नहीं किया, बल्कि जब से जातवाद भी शुरू हो गई, जहां जिस जाति का वोटर था वहाँ उसी जाति का मंत्री उनने बैठा दिया हर गांव में। जैसे कहाँ जाटों का गांव है तो जाट मंत्री, यादवों का गांव है यादव मंत्री, ये कोली एक मंत्री था, कोलियों के मोहल्ला में कोली, इस तरह उन्हें सब बिछा दिए। मतलब ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जो जाति की राजनीति शुरू हुई वो 1974 से शुरू हुई। 1974 से थोड़ी शुरुआत हो गई थी, शुरुआत हो चुकी थी उस समय मैं अपने हिसाब से देखता हूँ, उससे पहले जाति की राजनीति। लेकिन वो 74 का जो चुनाव था वो मामला उल्टा ही पड़ गया। मैं था ब्राह्मण जाति से और मैं लड़ रहा था सोशलिस्ट पार्टी से, और हरि सिंह थे जाट जी। लेकिन वोटर की उस समय स्थिति थी कि उस समय पार्टियों को वोट देते थे लोग, तो जो जाट वोटर थे वो तो ज़्यादातर मेरे साथ थे और ब्राह्मण वोटर मेरे खिलाफ थे। बल्कि जातवाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि उस समय जातवाद का जो शुरुआत होने के पहले एक बड़ा अजीब स्थिति हुई थी कि जाट वोटर होते, वो हमारा क्षेत्र जाटों का क्षेत्र है, वहाँ ब्राह्मण वोटर तो करीब करीब कुछ मेरे परिचित या सोशलिस्ट पार्टी के मेंबरों ने वोट दिया होगा, बाकी सब कांग्रेस को वोट दे रहे थे और जाट सारे वोट मुझे दे रहे थे। आपको याद हो तो आप बताइए, पहली बार जब आपने चुनाव लड़ा था 1957 में, फिर 1962 में आप जीते जी, कुल खर्च कितना हुआ था? मेरा पहले चुनाव में मेरा खुद का खर्च 600 रुपया हुआ था केवल, और वो 600 इसलिए लोग समझ नहीं पाएंगे, 250 रुपया तो जमानत के जमा किए थे, और एक मैंने पर्चा छपवाया था छोटा सा जिस पे ये लिखा था चुनाव चिन्ह बर का पेड़, वो सारा खर्च हुआ था। बाकी ना तो हम कोई खाना खिलाते थे, हमारे को ना कोई कार्यकर्ता, गांव गांव में अपने यहाँ लोग अपना प्रचार करते थे, बस हम लोग मीटिंग की, अपनी बात समझाई, और ना हम व्यक्तिगत मिलते थे, सभा करते थे, कांग्रेस के लोग भी सभा करते थे, हम भी सभा करते थे और अपने अपने पक्ष को समझाते थे। सन 80 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ दोबारा, जनता पार्टी हार गई, तब सबसे पहले मुझे, उससे पहले कभी भी मैंने जितने चुनाव लड़े उसमें जो थोड़ा बहुत पैसा होता था लोकल इकट्ठे करते थे। केवल 1 लाख रुपया यहाँ उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, मैंने जगजीवन राम जी से और मोरारजी भाई से मने भी की थी मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, तो पता नहीं उनने या भैरव सिंह जी ने, किसी ने भी 1 लाख रुपया भिजवाए थे यहाँ से 80 में, 1980 में। और 77 में आपने पहला एमपी का चुनाव लड़ा, आप एमपी भी बने। हाँ, 77 के चुनाव। उस वक्त का खर्च कितना था? उस समय के खर्च का मैं नाम से बता दूं, 5000 रुपया तो जॉर्ज फर्नांडिस ने भिजवाए थे, 5000 भार्गव साहब थे एक अजमेर के, 5000 उन्हें भिजवाए थे, और 5000 रुपया एक मजदूर संगठन उन्हें, मैंने 15000 से शुरू किया और वो चुनाव 54,000 में ख़त्म हो गया था। और आज जो चुनाव लड़ते हैं विधानसभा लोकसभा का, मैं सुनता हूँ 5-5 करोड़ रुपया तो विधानसभा में खर्च कर देते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है केवल वोट रह गया है, बाकी लोकतंत्र की आत्मा खत्म हो चुकी है, इसमें कोई लोकतंत्र नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं पंडित जी, उसके बाद बातचीत जारी रहेगी। तो ये हैं पंडित रामकिशन जो 94 साल के हैं और आज भी गाँव में जाते हैं, लोगों से बतियाते हैं, वहाँ की समस्याओं को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुँचाते हैं। और फ्लैशबैक में आज बात हो रही है 94 साल के पंडित रामकिशन से। पंडित जी, अभी भी आपका जो गाँव में जाने का सिलसिला जारी है जी, क्या बात होती है, लोग क्या कहते हैं, चुनावी मुद्दे क्या? आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हमारे खुद के ज़िले की स्थिति है कि आज में 50,000 नौजवान बेरोजगार हैं। दूसरा मुद्दा है किसान का। किसान की हालत ये है कि आज़ादी के वक्त हम लोगों की जो आबादी थी उससे हमारी आबादी तो बढ़ी है 4 गुनी और उत्पादन बढ़ गया 6 गुना, यानी उत्पादन उल्टा ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन किसान को उसकी माल की कीमत नहीं मिल रही है। तो आज किसान आत्महत्या कर रहा है। अंग्रेज के राज में हम भूखे मरे थे, अकाल पड़ते थे, पर कभी किसान ने आत्महत्या नहीं की। इसका समाधान क्या होना चाहिए? राजनेता भी कोशिश कर रहे हैं, समाधान क्या होना चाहिए? तो एक तो कहते हैं कर्ज माफ़ करो, कर्ज माफ़ी की घोषणा भी हुई है, कर्ज माफ़ करो, कर्ज माफ़ी की घोषणा भी शुरू हुई। और ये घोषणा भी सबसे पहले हमने शुरू की थी। जब जनता दल की सरकार आई थी तब हमने 10,000 तक के कर्जे माफ़ किए थे। उस समय कांग्रेस के लोगों ने कहा था खजाना खाली हो जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन आज वही कांग्रेस वाले उससे भी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन कर्जा माफ़ करने से किसान की गरीबी नहीं मिटेगी।
पहले क्या मुद्दे होते थे? क्योंकि आप कहते हैं कि जाति की राजनीति नहीं होती थी, पैसा उसमें खर्च नहीं होता था जी। उस वक्त क्या था? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आप लोगों ने पिछले 60 साल में किया ही नहीं कुछ जी। डेवलपमेंट तो अब होने लगा जी। उस समय जो मुद्दे होते थे हम लोगों के टाइम में, सिंचाई के मुद्दे होते थे, खेत के लिए पानी लाओ। उस समय मुद्दे होते थे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो। इसको जैसे अब मैं मिसाल के तौर पर कहूँ, जब भरतपुर मिला था राजस्थान में, उस समय भरतपुर ज़िले में 14 तो मिडिल स्कूल थे, 14 कुल ज़िले में, एक हाई स्कूल था और 54 प्राइमरी स्कूल थे। तो उस समय जब हम लोग निकलते थे तो कहते थे हमारे गांव में स्कूल खुलाओ, हमारे गांव में पढ़ाई की व्यवस्था हो, दवाई की व्यवस्था हो। तो उस समय खेती संबंधी तो सिंचाई की मांग ज़्यादा हुआ करती थी, भूमिहीन किसान ज़मीन की मांग करते थे और पढ़ाई लिखाई की चर्चा हुआ करती थी। ज़्यादातर मुद्दे उस समय ये हुआ करते थे। उस वक्त क्या इस तरह की स्थितियां थी जो आज सांप्रदायिकता की स्थिति है, हिंदू मुस्लिम की बात कही जाती है, उस वक्त था ऐसा माहौल? आज़ादी की लड़ाई में शुरू में सारा देश करीब करीब एक राय का था। जैसे धीरे धीरे एक राय का होता गया और गांधी जी के आने के बाद जो वो आंदोलन था उसका विस्तार हुआ। लेकिन उस आंदोलन के बीच में ही 2-3 सवाल खड़े हो गए। जिन्ना साहब कांग्रेस में थे, पर वो ये कहते थे कि आज़ादी के बाद मुसलमानों का क्या होगा, ये फैसला करो। इसी तरह डॉक्टर अम्बेडकर थे, वो कांग्रेस में तो नहीं थे, लेकिन वो कहते थे दलितों का क्या होगा, पहले ये फैसला करो। और अकाली उस समय कहते थे इनका क्या होगा, फैसला करो। और उस समय आरएसएस ये चर्चा करता था कि हम तो हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये जो सांप्रदायिकता बढ़ी, उसके एक कारण तो ये थे कि हम ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आज़ाद हिंदुस्तान में कौन की कितनी हिस्सेदारी होगी। एक तात्कालिक घटना, बड़ी घटना तो मैं नहीं कहता, तात्कालिक घटना ये थी कि उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में सन 37 का चुनाव, और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बाद जब सरकार बनने की बात आई तो यहाँ मैं ये मान के चलता हूँ कि वहाँ उस समय कांग्रेस इस बात पड़ गई कि हम मंत्रिमंडल में मुसलमान तो लेंगे, पर हम लेंगे कांग्रेस वाले मुसलमानों को, जो कांग्रेस में जो मुसलमान थे उनको लेंगे। और मुस्लिम लीग ये कह रही थी जब हमने मिलकर चुनाव लड़ा है तो हमारे प्रतिनिधि को उसमें लेना चाहिए। तो मतलब वो मुस्लिम लीग की जो कट्टरता थी उसको साथ नहीं जोड़ना चाहती थी, चुनाव में तो इस्तेमाल नहीं, मैं इसको और ढंग से ले रहा हूँ। वो कट्टरता बढ़ने के एक कारण ये और हुआ, अगर उस समय मुस्लिम लीग लोगों को उस समय सरकार में शामिल कर लेते तो ये है अंदाज, इतिहास में अंदाज नहीं चलता है, पर अंदाज है कि शायद इतनी कट्टरता नहीं बढ़ती। उससे एक तरह से मुसलमानों में जिन्ना ने फैलाने में कामयाब हो गए कि हिंदू मेजोरिटी आने के बाद मुसलमानों का नुकसान होगा। अच्छा, एक आरोप कांग्रेस ये लगाती कि भी आरएसएस का कोई रोल नहीं था आज़ादी आंदोलन? नहीं, बिल्कुल सही है, आरएसएस का कोई रोल नहीं था, बल्कि ये था कि ये आज़ादी का विरोध करते थे। यानी इनसे हम कहते थे कि हम हमारे साथ चलो, तो कहते थे कि हम तो हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं, हिंदुओं को संगठित। उस समय इनका कोई रोल नहीं इनका था, अलग से नहीं, बिल्कुल एक अप्रत्यक्ष रूप से ये अंग्रेज की मदद कर रहे थे। हम ये मान के चलते हैं उस समय इनका जो रोल था, चाहे इनका इरादा कुछ भी सही, पर उससे अंग्रेज को मदद मिल रही थी कि उस आंदोलन में शामिल नहीं थे। उस वक्त की राजनीति में जिसको देख करके आपको पीड़ा हुई हो, आपको लगा हो कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, उस समय आपकी राजनीति के दौर में आज़ादी के बाद जो हमें लगा, वो हमें केवल इसे लगा था कि हम लोग ये मान के चलते थे कि कांग्रेस जब आएगी तो उन कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेगी जो जनता के बहुत करीब हैं। और जो वामपंथी आंदोलन था उस समय, समाजवादियों का, कम्युनिस्टों का, उनका रुझान भी यही था कि आज़ादी का मतलब है सबसे पहले गरीब की मदद। हमें जब ये मामला सामने आया आज़ादी के बाद, और जवाहरलाल जी के सामने जब हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव की किताब भी, उसका नाम है नेहरू जयप्रकाश वार्ता, हमने एक प्रस्ताव रखा और जवाहरलाल जी ने और कांग्रेस ने जब उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, उस समय हम काफ़ी समझदार हो गए थे। तो हमने सोचा कि बिल्कुल गलत हुआ। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा हमें जो झटका लगा था, हमें विश्वास था कि कांग्रेस लाइन पर चलेगी, लेकिन उस लाइन पर चलने की उन्हें मना कर दी थी। पहला राजनीतिक झटका तो हम लोगों को वो था। पंडित रामकिशन, आपने तो कभी परिवार को, पंडित रामकिशन ने आगे नहीं बढ़ाया परिवार के लोगों को, लेकिन आपकी पार्टी जिससे आपने चुनाव भी लड़ा, मुलायम सिंह जी,
उनके परिवार में तो अभी पता चल रहा है कि सारी टिकटें मैक्सिमम उन्हीं के परिवार में जा रही है। डॉक्टर लोहिया ने परिवारवाद का सबसे ज़्यादा विरोध किया था। और आपको ध्यान हो शायद, जब वो इंदिरा जी अध्यक्ष बनी थी तो डॉक्टर लोहिया अपने हिसाब से बात करते थे, तो उन्होंने एक मजाक भी किया था कि सुबह ही सुबह अखबार में एक बढ़िया तस्वीर दिखाई दे जाएगी, और जवाहरलाल पर आक्रमण किया था। लेकिन अब जो परिवारवाद की स्थिति है वो ये है कि हिंदुस्तान में नहीं, मैं इसे समर्थन नहीं कर रहा हूँ पर इसके इतिहास बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में नहीं, ये जो गरीब देशों के राजनेता जब राज में आए हैं, खासतौर पर यूरोपीय गोरे देशों को छोड़कर रंगीन देशों के लोग, वो सब परिवारवाद के हिसाब से ही आए हैं। जैसे लंका में ले लो भंडार नायक और उसका परिवार, नेपाल में ले लो कोयराला का परिवार, आप बर्मा में ले लो युवासांग का परिवार, आप चले जाओ इंडोनेशिया में सुकर्णो का परिवार, आप चले जाओ कोरिया में कम्युनिस्ट होते हुए वही परिवार। तो एशिया और अफ्रीका के देशों में जो गरीब देश थे उसमें एक तरह से राजनीति को एक तरह से व्यवसाय सा बना लिया है, इसलिए परिवार के लोग आ रहे हैं। और उसी संदर्भ में जो अब हमारे जो दल हैं सारे राजस्थान देश के दल, क्षेत्रीय दल, वो तो सभी परिवार वाले हैं। प्रमुख समाजवादी नेता पंडित रामकिशन, पंडित जी जो जनप्रतिनिधि अब जीत करके आते हैं, एमएलए हों एमपी हों, उनका जो ज्ञान है उसको लेकर के आप कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि ब्राह्मण से लेकर अब तक जो विधानसभाओं का स्तर रहा है, लोकसभा का स्तर रहा है, मैं राजस्थान विधानसभा कह सकता हूँ कि ब्राह्मण से लेकर 67 तक विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों को देखोगे तो उनमें पढ़े लिखे बहुत कम थे। जैसे हरदेव जी हाई स्कूल, भैरव सिंह जी हाई स्कूल, मैं भी हाई स्कूल में, तो अब ये कहता हूँ हम अपने आप को अपढ़ मानते थे। लेकिन जहाँ तक विधानसभा का स्तर था बहस का, वो इतनी तैयारी से जाते थे हम लोग। जैसे बजट जब आता था तो मैं अपनी बात कहता हूँ कि बजट के आने के बाद 2 दिन कमरा बंद कर लेते थे और फिर सब तरह की तैयारी करके जाते थे। और हम जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि हम कोई ऑल्टरनेटिव बजट पेश कर रहे हैं। और उस समय उस बात को हमारे जो सरकारी पक्ष था बड़े ध्यान से सुनता था, उस पर अमल करने जरूरी नहीं है पर वो सुनते जरूर थे। आज स्थिति यह है कि पढ़ाई लिखाई तो पहले से ज़्यादा है, अधिकांश 90% लोग वो हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ना तो उनकी रुचि है और ना उनका ज्ञान है। अभी मौजूदा स्थितियों से हम वापस थोड़ा पीछे चलते हैं। ऐसी कोई घटना जिसने आपको सुकून दिया हो, आपको लगा हो कि मैं सामाजिक जीवन में आया और मैंने ये चीज़ ठीक करने की कोशिश? नहीं, देखिए, इसमें तो केवल मैं अपने आप पे इसलिए संतुष्ट हूँ कि सब लोगों ने दल बदला है। जो मेरे अपनी संतुष्टि है मेरी सबसे बड़ी यह है कि मुझे 4-5 बार ऐसे मौके मिले, जैसे सन 67 में बहुमत नहीं था, हम लोग विरोधी बहुमत में थे, कांग्रेस अल्पमत में थी, तो मुझे सुखाड़िया जी ने बुलाया और उन्होंने कहा हम आप पुराने लोग रहे हैं, आप हमारे साथ आओ। और उस समय आने का मतलब होता था आ जाओ सरकार में शामिल हो जाओ, मंत्री बन जाओ। तो मैंने सुखाड़िया से कहा आप समझते हो मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो वो समझ गए नहीं करेंगे। एक दूसरी उपलब्धि यह है कि सन 77 में जब जनता पार्टी टूटी तो हरदेव जोशी ने मुझे फिर एक सुझाव दिया। अब मैं नहीं कह सकता उनसे इंदिरा जी से बात की या नहीं की है, वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा उस समय हमारे सोशलिस्ट पार्टी के 40 के करीब विधायक थे जनता पार्टी में और 62 के करीब कांग्रेस के थे। उन्होंने कहा आप सरकार संभालो, आपका समर्थन करेंगे। मैंने कहा जोशी जी ये संभव नहीं है। और आज दलों की हालत यह है कि ना तो दल को शर्म रही, ना जाने वाले को शर्म, ना आने वाले को शर्म। कल तक जो गाली दे रहे हैं वो रात में पार्टी में शामिल है और दूसरे दिन मंत्री बनने। ना तो पार्टी शर्म के कल तक ये क्या कह रहा था, इनके सिद्धांत क्या थे। तो सबसे बड़ी राजनीति में उपलब्धि मेरी यह है कि किसी तरह का मैंने राज से लाभ नहीं उठाया और किसी तरह का गलत काम नहीं किया और कभी दल नहीं बदला। और सिद्धांत के लिए आज भी मैं ना मुझे कोई अफसोस है कि मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा, 80 साल के आसपास का आपका सामाजिक जीवन हो गया। आप 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहले सड़क पर आए जी, तब से लेकर के अब तक ऐसी कोई घटना जिसने आपको झकझोर दिया हो? बस सबसे बड़ी
वो विभाजन जो था पाकिस्तान और गांधी जी की मृत्यु, जब गांधी की मृत्यु हुई थी उस समय भी एक गांव जनूथर में मीटिंग कर रहा था। सबसे बड़ा दुख हुआ मैं गांधी की मृत्यु और हिंदुस्तान के विभाजन का। विभाजन मैंने खुद देखा था। इस तरह की हालत थी कि एक घटना वो, एक गांधी जब इंदिरा जी को मार दिया था उस दिन मैं दिल्ली से आ रहा था, मैं और प्रोफेसर केदार, तो कई जगह सरदारों को जला रहे थे। तो वो ऐसी घटना थी जो हम कभी सोचते थे नहीं कि आज़ाद हिंदुस्तान में ये भी संभव होगा। ये सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाएं थी। व्यक्तिगत घटना तो कोई ऐसी है ही नहीं राजनीति में जो है। आखिरी सवाल, इस उम्र में आपको ऊर्जा किस चीज़ से मिलती है कि आप रोज़ाना इतना दौड़ते हैं? एक तो मैं निश्चिंत रहता हूँ। सबसे पहले जब लोग चुनाव हार जाते हैं तो रोते हैं, मैं दूसरे दिन निकल जाता हूँ। पहली बात तो ये। दूसरे, मुझे जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, हमारे गांव में हम अत्याधिक गरीब थे, तो मैं इसमें संतुष्ट रहता हूँ कि हमें कोई धर्मशाला में भी ठहर नहीं देता था। अब हम एयर कंडीशन में ठहर लिए, से बढ़िया और क्या हो सकता है, तो और हमें क्या मिलेगा। तो मैं तो संतुष्ट ये रहता हूँ। मैं मुकाबला करता हूँ। मैं ये मुकाबला नहीं करता मुझसे आगे कौन चलेंगे, मैं मुकाबला ये करता हूँ हमसे पीछे करोड़ों लोग हैं, और इसलिए जब ये करोड़ों तो हमें असंतोष की ज़रूरत क्या है, हमसे पीछे तो अरबों लोग हैं। तो यही 3-4 बातें। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो मैं मंदिर जाता हूँ, ना मैं कोई धार्मिक हूँ। वैसे पंडित कहते हैं, मेरा कुछ इससे मतलब नहीं है। मैं केवल सुबह उठता हूँ, 2 मिनट 5 मिनट केवल एक बात दे रहा हूँ, दिन भर में कोई झूठ नहीं बोली जाए। और शाम को सोचता हूँ, एक आध भूल जाती है तो कहता हूँ कल इसे कम करना है, बस। इसके अलावा ना कोई भजन, ना पूजा, ना ईश्वर, ना कुछ नहीं। बहुत खूब। तो ये था पंडित रामकिशन के साथ फ्लैशबैक। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।